हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज़, हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम जो है 16 जनवरी सेकंड फेज़ में होगा। और एनालिसिस भी आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा एग्ज़ाम्स का। तो करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा वेटेज है और करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस एनटीपीसी में नहीं पूछे जा रहे हैं। सभी को पता है ये सीबीटी 1 है, इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अब ये बात हुई हुई हमारी एनटीपीसी की। तो जो लोग एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे चल के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। और दूसरा फ़ायदा, जो लोग एमपीपीएससी आगे देंगे उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो सभी लोगों को पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके पता चल गया होगा कि करंट अफेयर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। तो आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिल्कुल इसे इग्नोर मत करिए। डेली टू डेली आप करंट अफेयर्स के सारे जो एक एक वन लाइनर आता है उसको कवर करते चलिए। थोड़ा डीपली भी जाइए जिसमें फैक्ट और इन्फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और बीच बीच में जो फैक्ट आते जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और एक लाइन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो ठीक है ना। लेकिन अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सोशल मीडिया आपका यूज़ ना कर ले, क्योंकि हम लोग घंटों बैठे रहते हैं फेसबुक में, पता नहीं स्क्रॉल करते रहते हैं ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। बहुत सारा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। और व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल समझदार हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का पहला सेगमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर का जो सेगमेंट है उसमें हमारे इसरो के अध्यक्ष के सिवान, जो कि अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। तो केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और वह 14 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले थे। कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद सिवन अब 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। वे 1982 में इसरो में शामिल हुए और जनवरी 2018 से अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष हैं। तो इसरो प्रमुख को एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, लॉन्च वाहनों, मिशन सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित कई अन्य कार्यों में आसन्न ज्ञान है। वह 6D ट्रजेक्ट्री सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य वास्तुकार भी है। सितारा, जो अंतरिक्ष एजेंसी में विकसित सभी वाहनों के वास्तविक समय और गैर वास्तविक समय प्रक्षेप वक्र सिमुलेशन की नींव उन्होंने ही रखी थी। तो उपरोक्त समाचारों से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो अध्यक्ष हैं इसरो के अध्यक्ष है के एस सिवान और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। बिल्कुल नोट करते चलिए। पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक। ओके, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? गांधी जी को आप सभी लोग जानते हैं। तो गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है? 1869, है ना, 1869। तो उसके करेक्ट 100 साल बाद, है ना, 100 साल बाद। सिर्फ सन याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो
1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। यूएनडीपी और पीसीएमसी ने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए किया समझौता। तो पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एसआईबी के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज़्यादातर सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं के परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम शामिल होते हैं। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंस भी कहा जाता है। जो सोशल बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। यह बॉन्ड परिणाम आधारित अनुबंध का एक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणाम में सुधार करना है। यदि पूर्व निर्धारित परियोजना लक्ष्य पूरा हो जाता है तो पीसीएमसी प्रशासन बॉन्ड से जुड़ी एक लोक कल्याणकारी परियोजना की लागत वहन करेगा। तो उपरोक्त समाचारों से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूएनडीपी के हेड हैं अचिम स्टेनर। ओके, और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965। 22 नवंबर 1965। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर किया 10 जनवरी 2021। ओके, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल को दाखिल करने की समय सीमा को आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी। ओके, तो यह समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR 1 और ITR 4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है। पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ज़बान जो है फिसल जाती है, सॉरी। ओके, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सोमा मंडल ने SAIL सेल के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार। ठीक है, तो सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक महिला के द्वारा पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया जाएगा एक अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी। तो इससे पहले जो उनके प्रेडिसेसर थे, है ना, इससे पहले जो थे अध्यक्ष वो कौन थे? अनिल कुमार चौधरी।
तो उनकी जगह ये लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक के रूप में सेल में ज्वाइन किया था। अब सोमा मंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साल 1984 में स्नातक हुई थी और मंडल ने नालको एनएसई में स्नातक इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में नालको में निर्देशक वाणिज्यिक बन गई। तो सेल से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सेल का मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में, और सेल की स्थापना हुई 19 जनवरी 1954। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीत शर्मा ने संभाला रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार। ठीक है, तो ये हैं हमारे सुनील शर्मा जी, जिन्होंने रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभाला है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है। तो इससे पहले कौन थे? सीईओ और अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी। तो उनकी जगह किसने लिया है? सुनील शर्मा जी ने। तो जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले सीईओ भी थे, जिनका विस्तारित 1 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। सुनील शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। तो सुनीत शर्मा जी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इतने बड़े पद में वो आए हैं। तो सुनीत शर्मा 1979 में आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक विशेष श्रेणी के ट्रेनिंग के रूप में भारतीय रेलवे से जुड़े थे और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक कर चुके शर्मा को भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर काम करने का 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिन्होंने ऑपरेशनल, वर्किंग, मेंटेनेंस, इनसेट्स, डिपो और वर्कशॉप में काम किया है। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? ये हुआ था भाई साहब 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो आगे भाई साहब क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको याद रहेगा, ये काम आएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो उसके बाद IOSCO, तो IFSCA बना IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशंस IOSCO। मानता हूँ ये थोड़ा कठिन है, इसको रिकॉइल करना, इसको दिमाग में बिठा के रखना, बट आप जब 2-3 बार इनके फुल फॉर्म्स को लिख लेंगे, ओके, तो ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ कि IFSCA बना IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य। तो IOSCO का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। अब IOSCO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेटर भी है। इस नई सदस्यता से IFSCA को समान हितों के क्षेत्रों में वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी का आदान प्रदान करने और अन्य अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय केंद्रों के नियामकों के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रयासों से सीखने में मदद करने के लिए मंच मिलेगा। अब देख लेते हैं IFSCA के बारे में। वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। आगे देख लेते हैं। PM मोदी जी ने वर्चुअली रखी लाइट हाउस
प्रोजेक्ट्स की आधारशिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में और लखनऊ यूपी में क्रियान्वित की जाएगी। तो लाइट हाउस परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस परियोजनाओं का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी योजना तैयार की गई है। और GHTC इंडिया पूर्ण रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है। इस कार्यक्रम के तहत सभी शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा और इन घरों को तकनीकी भाषा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके, तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत बनाए जा रहे हाउसों को बनाने में कम समय लगेगा और वे निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा उपयोग करने के साथ साथ लचीला, सस्ती और आरामदायक होंगे। अब आगे देख लेते हैं। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को मनाया अपना 63वां स्थापना दिवस। ओके, तो 1 जनवरी को क्या हुआ था? DRDO की स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। साल 1959 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था। तो बिल्कुल आप ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इसरो हो गया, ठीक है, तो इसरो का हमने क्या देखा था? 1959, ओके, और सॉरी 1969 है ना, 1969। और अभी हम किसका देख रहे हैं? DRDO का। तो DRDO जो है 1959 पहले इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो 10 प्रयोगशालाओं के साथ इस शोध कार्य को स्टार्ट किया गया था और उस समय उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था। तो DRDO अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकी शामिल हैं। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO विभाग के सचिव और अध्यक्ष है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया उपचुनाव आयुक्त। तो उमेश सिन्हा जी कौन है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उपचुनाव आयुक्त के रूप में सिन्हा की पुनः नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे उपचुनाव के आयुक्त को देख लिया।
अब हम देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। कौन है? सुनील अरोड़ा जी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन हुआ 25 जनवरी 1950। कब हुआ? 25 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पारित हुआ था, है ना। तो उसके एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन किया गया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आगे देख लेते हैं। इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। वाहन मास्टर क्लास, है ना। बिल्कुल आप यहाँ पे गणेश जी, चूहा, ये सब देख सकते हैं। तो अल्फ्रेडो कोवेल्ली जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वाहना मास्टर क्लास लॉन्च की है। इस पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। तो बुक का सार हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह पुस्तक जो है गणेश जी की कहानी पर आधारित है और ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। सहस्त्र सहस्त्राब्दी सेवा करने के बाद वाहन मूषिका पवित्र पर्वत में विराजमान भगवान गणेश से अपने जीवन के बाकी पलों को ध्यान में रखने के लिए सेवानिवृत्त होने वाली है। और इस कारण से भारत के विभिन्न हिस्सों से 4 युवा चूहों, प्रत्येक माह 3 का चयन किया जाता है और कोलकाता से बुद्धिमान आनंद देवी काली द्वारा चयनित और गुजरात से कानू समर्पित भगवान कृष्ण द्वारा चयनित और चेन्नई से बहादुर कार्तिक अन्य वाहन द्वारा चयनित और उत्तराखंड से गीतांजलि प्रकृति द्वारा चयनित है। ओके, तो ये हुआ बुक का सार। तो बिल्कुल इस बुक को ख़रीदा जाएगा और थोड़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी दुखद खबर है, ओके, कि महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन। तो प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार शांतनु महापात्रा का निधन हो गया। वह लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार थे। तो महापात्रा ने अपने 3 दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया फिल्मी गाने और यात्रा ओपेरा शो के लिए संगीत किया है और ओडिशा खनन निगम के निर्देशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। और महापात्रा को ओडिशा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देख लेते हैं, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने दिया $231 मिलियन का ऋण। तो एडीबी का फुल फॉर्म जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि एडीबी बहुत ज़्यादा लाइट में है अभी, है ना। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। तो आगे इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा और यह कार्यक्रम असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। और यह कार्यक्रम अपने 2 पिछले किस्त सहित असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने वाली बिजली सेवा में सुधार किया जा सके। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है।
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं प्रो जगदीश मुखी। अब एडीबी से ही रिलेटेड यहाँ पे है एक और न्यूज़। एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हैं हस्ताक्षर। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिज़ाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। तो बागवानी में हेल्प करने के लिए किस राज्य की मदद की गई है एडीबी के द्वारा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। तो उसके बाद इस परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पीआरएफ परियोजना विस्तृत डिजाइन गतिविधियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य में उप बागवानी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के माध्यम से परियोजना तत्परता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यों का समर्थन करेगी। और पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ क्रियान्वयन तत्परता सुनिश्चित करना है, ताकि आगामी परियोजना लागत प्रभावी हो और कृषि लाभ प्रदाता को बढ़ाने के लिए समय पर पूरा हो सके। पीआरएफ द्वारा डिज़ाइन की जाने वाली आगामी परियोजना राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती सहित उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के विकास का समर्थन करेगी, जो वर्तमान में बारहमासी जल स्रोतों, जंगली जानवरों के अतिक्रमण और उच्च मूल्य वाले बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण पिछड़ रही है। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके, तो आज का करंट अफेयर का ये सेगमेंट है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब मैं क्वेश्चन को बोलूँगा तो आप बिल्कुल फट से वहाँ पे आंसर लिख दीजिए और जब मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। पहला ऑप्शन सतीश रेड्डी, दूसरा के सिवान, तीसरा सुनील अरोड़ा और फोर्थ है सुनील शर्मा। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिक टिक 1 2 3 4, तो वो होगा के सिवान जी। ओके, उसके बाद एक मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा के सिवान। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई। 1 2 3 4। ओके, तो आंसर विल बी बेंगलुरु। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, स्मृति ईरानी, चंदा कोचर, कल्पना सरोज, निर्मला सीतारमण। टिक टिक 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल की अध्यक्ष का पद का कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है भाई? आपके पास टाइम शुरू होता है 1 2 3 4, तो आंसर है सोमा मंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे के नए सीईओ और चेयरमैन हैं टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। तो रेलवे के नए सीईओ और चेयरमैन हैं सुनीत शर्मा जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में लाइट हाउस परियोजना के लिए आधारशिला रखी गई, किसके द्वारा रखी गई है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। आंसर विल बी मोदी जी द्वारा। ठीक है, और ये 6 राज्यों में मतलब आधारशिला रखी गई है, 6 राज्यों के 6 शहरों में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ का स्थापना दिवस। तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। तो आंसर विल बी 1958। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त हैं। तो वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, उमेश सिन्हा, सुनील अरोड़ा, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा जी को वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त चुना गया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और उपचुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा। अब क्वेश्चन नंबर 9, वाहना मास्टर क्लास के रचयिता हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन। ठीक है, अल्फ्रेडो कोवेल्ली, महात्मा गांधी, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय। ओके, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर बता देते हैं अपन। आंसर है अल्फ्रेडो कोवेल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यह हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4। तो आंसर है 1905। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ 1905 में, 1905 में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो का सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिचितों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल में जो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकॉन होता है, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे तो बिना सर्च किए आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। और कोई भी मतलब एमपीपीएससी हो या एनटीपीसी हो, उसमें कोई भी नया जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट मैं ऐड करता रहूँगा। आगे चल के हम लोग अपने साइंस की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लेक्चर फॉर्म में होगी। ओके, जो कि एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और जाते जाते मैं एक कोटेशन आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रोना सभी रोते हैं कि बेरोज़गारी है, ये है दुनिया भर का। ठीक है, बट अभी वैकेंसीज आई हुई है, तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।